देखने को मिलता है झारखंड हिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग अगर देखें तो इसके कई सेक्शंस के थ्रू हम लोगों को पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें झारखंड हिस्ट्री की, तो झारखंड हिस्ट्री में हमें कई सेक्शंस जो है वो कवर करने हैं। एंड सारे सेक्शंस जो है वो हिस्ट्री क्या होता है, एक स्टोरी टेलिंग की तरह जो है वो चीजें होती हैं, जहाँ पे आपको एक क्रमवार चीजों को जो है वो समझना है। तो झारखंड हिस्ट्री को अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो इसके अंतर्गत कई सेक्शन आते हैं। एक जो इसका एंशियंट हिस्ट्री का हिस्सा आता है, एक इसका एंशियंट हिस्ट्री का हिस्सा आता है, यानी कि प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल में, या फिर उसके बाद चालकोलिथिक एज में, या और भी तरह के जो एजेस आते रहे, ताम्र पाषाण युग आया, पाषाण युग आया, जिस भी तरह के युग जो है वो आते गए, उस एज में झारखंड वाले क्षेत्र में क्या स्थितियां रही थी उससे रिलेटेड। उसके बाद जो दूसरा, उसी तरह फिर जो मिडाइवल एज है, जो मिडाइवल पीरियड होता है, यानी कि खास करके जो यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स का जो यहाँ पर शासन रहा, उस दौर में जो है वो झारखंड वाले क्षेत्र में क्या क्या चीजें घटी, क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आती हैं। उसके बाद जो है वो झारखंड का जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो खास करके हम लोग अगर देखें तो अंग्रेजों के जो 200 सालों का लगभग कालखंड रहा, उस दौर में जो है वो यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है वो घटित होती हैं। तो ये बिल्कुल जो साधारण एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हम लोग जो है वो बांटते हैं इतिहास को, ये इसी हिस्सा में होता है। लेकिन झारखंड इतिहास को पढ़ने के लिए आपकी चीजें यहाँ पर खत्म नहीं होती। यहाँ पर दो जो है वो अलग चीजें यहाँ पर जो है वो हमें देखनी होती है। इसमें दो अलग चीजों में क्या होता है कि इसी दौरान में, मेडाइवल से लेकर के मॉडर्न के दौरान में, यहाँ पर एक जो है वो आप देखेंगे ट्राइबल रिवॉल्ट जो है वो बहुत प्रचलित रहे, और बहुत सारे हुए, 17-18 ट्राइबल रिवॉल्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जनजातीय विद्रोह जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जो कि खासा इंपॉर्टेंस रखते हैं। झारखंड की पहचान ही जो है वो एक ट्राइबल स्टेट के रूप में जो है वो होती है। यहाँ के जो नायक हैं, सिद्धू कान्हू, बिरसो मुंडा, या फिर जो है वो फूलो झानो, और भी जो भी हैं, बुद्धू भगत, ताना भगत, इस तरह से जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पर जो क्रांतिकारी हुए, उनसे रिलेटेड जो है वो एक इतिहास, और इसका एक अपना ही इतिहास है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट खंड यहाँ पे, पांचवा खंड जो झारखंड का आता है, इस पांचवें खंड में हमें जो है वो स्टेटहुड फॉर्मेशन, यानी जो राज्य निर्माण हुआ है, जो राज्य निर्माण हुआ है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो है वो वर्ष 2000 में 15 नवंबर को जो है वो बिहार से अलग किया गया। लेकिन इतनी आसानी से ये बिहार से अलग नहीं हो गया कि मतलब बस कोई भी उठ के गया बोला कि हमें बिहार से अलग कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसकी कहानी काफी पुरानी है। कई इतिहासकार इसको 1913 से जो है वो जे बार्थोलोमेन क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ते हैं। कुछ लोग और पीछे जाएं तो 1900 जो 99, सॉरी 1899 के आसपास जो बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ, वहां से भी कुछ लोग जोड़ते हैं। कुछ लोग इसको जो है वो 1937 के आसपास से जोड़ते हैं। कुछ लोग इसको 1948-49 के आसपास से, जब झारखंड पार्टी का निर्माण हुआ, वहां से जोड़ते हैं। तो इस पे कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि यहीं से माना जाए, ये सब टू अस कि हम लोग इसको किस तरह से लेते हैं। और ये पूरा कालक्रम खंड जो है वो हम लोग समझेंगे। और यहां से लेकर के आप देखेंगे कि 15 नवंबर, जो हम लोग जानते हैं हमारा स्टेटहुड डे है, 15 नवंबर 2000 में जो है वो हमारा राज्य जो है वो अलग होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस पूरे क्रम में कितनी घटनाएं घटी, इसमें जो है वो तीन तरह का फेज आया। एक पहला इनिशियल स्ट्रगल का फेज आया, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल शांति हो गई, जयपाल सिंह मुंडा का रोल जो है वहां पे काफी घट गया। फिर बाद में जो है वो आप देखेंगे कि शिबू सोरेन साहब का जो है वो रोल इंपॉर्टेंट हो गया। तो वहां पर से जो है वो किस तरह से राज्य निर्माण का जो है वो आंदोलन हुआ, एक अलग ही इतिहास है। तो झारखंड हिस्ट्री, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि काफी वाइड सेक्शन कवर होता है, जिसमें ये ट्रेडिशनली एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर ट्राइबल रिवॉल्ट का एक बहुत प्राचीन इतिहास रहा है, इसको भी हमें पढ़ना है। और स्टेटहुड जो है वो हमारा अलग से जो है वो एक इतिहास है, इसको भी हमें पढ़ना है। और जब इसका हम क्रम देखें, इंपॉर्टेंस का क्रम अगर हम लोग देखें कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन को पढ़ना है, तो इसका क्रम इस तरह से जो है वो आता जाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट मेरे समझ से जो है वो स्टेटहुड और ट्राइबल मूवमेंट, ये दो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जब क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इन दोनों सेक्शन से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों से कुछ बचता है तो फिर मॉडर्न पे आते हैं, फिर जो है वो मेडाइवल और एंशिएंट। अब मेडाइवल में भी जो है वो थोड़ा सा ट्रिक है। मेडाइवल में यहाँ पर भी आपको दो तरह से चीजों को समझनी है। एक तो मेडाइवल में झारखंड में भी कई सारे राजवंश यहाँ पर जो है वो डेवलप किए, जैसे नागवंश है जो आज भी कायम है। उसी तरह जो है वो आप देखेंगे रामगढ़ राजवंश था, या फिर जो है पंचेत राजवंश था, या फिर आप देखेंगे कि चेरो राजवंश थे। तो ये सब भी जो है वो इसी दौरान में जो है वो आते हैं, और ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है
प्री मॉडर्न वाले एरा से या 1857 तक से या फिर ट्राइबल मूवमेंट से ये भी इंटरलिंक्ड ओवरलैपिंग भी जो है वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कई रिवॉल्ट जो है वो आप देखेंगे कि वो मॉडर्न वाले सेक्शन के दौरान, उसी दौरान जो मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है मान लेते हैं हम लोग अगर इसको, तो वही 1857 से 1947 के बीच का जो ड्यूरेशन है उस दौरान कई सारी घटनाएं घटी, तो वो चीजें आ जाती है। तो मेडाइवल इतिहास में एक हमें राजवंशों का इतिहास भी पढ़ना है। इसमें एक आयोग का, जो हमारे आयोग का फेवरेट क्वेश्चन होता है वो राजधानी शिफ्टिंग। कई सारे राजाओं ने जो है वो अपनी राजधानी शिफ्ट की, किसी ने सुतियांबे बनाया, तो किसी ने जो कोकरा बनाया, तो किसी ने जो है वो और भी जो है वो नागफेनी का किला बनवाया। तो इस तरह की जो चीजें हैं, राजधानी शिफ्टिंग का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंटली जो है वो यहाँ पर पूछा जाता है। झारखंड में एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है कि यहाँ पर एक जो है राजधानी शिफ्टिंग से जो है वो आपको एक क्वेश्चन इस राजवंश वाले सेक्शन में जो है वो देखने को मिल जाए। और बहुत बार राजधानी शिफ्टिंग, उसके अलग अलग रीजंस दिए गए, कभी जो है वो पानी की किल्लत को रीजन दिया गया, तो कभी सेफ्टी को जो है वो रीजन दिया गया, तो वो चीजें यहाँ पर आती हैं। उसके बाद मॉडर्न में होता है कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म हुआ हमारा, खास करके जो गांधीयन फेज रहा, यानी कि जो गांधी जी जब मेन आंदोलन में आते हैं, गांधीयन फेज जो होता है, मान के चलिए कि 1915-16 के आसपास से लेकर के जो है वो छाए रहते हैं जब तक गांधी जी रहते हैं 1942 तक। स्पेशली इस दौरान झारखंड में क्या क्या घटनाएं घटी ये भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। कहां पर जो है वो नमक सत्याग्रह किया गया, कहां पर जो है वो पैरेलल सरकारें बनाई गई, कहां पर जो है वो टेलीग्राम तार को तोड़ा गया, हजारीबाग का क्या रोल रहा, रांची में क्या रोल रहा, कई बड़े लीडर्स का नाम आता है, कई ट्राइबल लीडर्स का नाम आता है, नॉन ट्राइबल लीडर्स का नाम आता है। तो ये गांधीयन एरा का जो है वो हमें यहाँ पर देखना है। इसी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्राइबल रिवॉल्ट है, इसका भी इतिहास काफी पुराना है। 1770 से शुरू होता है, 1770 के दशक से लेकर के जो है वो ये इवन आप कहें तो आज तक जो है वो चल रहा है। इसका कोई एंड आपको नहीं दिखेगा। आप देखेंगे ताना भगत आंदोलन आज भी जीवंत है, आज भी ताना भगत समुदाय के लोग जो है वो जी रहे हैं और वो अपने आंदोलन को कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आजादी तक में जो है वो आकर के चीजें जो है वो ट्राइबल रिवॉल्ट की जो है वो यहाँ पर कवर अप होती हुई नजर आती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग को जो है वो काफी विस्तार से जो है वो देखना है कि किस तरह से जो है वो ट्राइबल रिवॉल्ट्स यहाँ पर हुए, उनके पीछे कारण क्या रहे, उनके पीछे फैक्ट्स क्या रहे, ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को कवर करनी है। तो जो हमारा फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैंने पहले चर्चा की कि स्टेटहुड, राज्य निर्माण आंदोलन। तो राज्य निर्माण आंदोलन का भी एक बृहद इतिहास है, किस तरह से जो है वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनता है, फिर वो जो है वो किसान सभा में परिणित हो जाता है, फिर हो माल्टो मारंग सभा बनती है, फिर वहां पर से जो है वो देखेंगे कि झारखंड पार्टी में सब चीजें जो है वो झारखंड पार्टी के इर्द गिर्द होने लगती है। जयपाल सिंह मुंडा साहब का जो है वो नाम आ जाता है, वो काफी लीड करते हैं, बहुत डायनेमिक लीडर रहते हैं। फिर उनका जो है वो एक डिक्लाइन का फेज आता है, उनकी पॉलिटिकल जो पोजीशन रहती है वो काफी डमाडोल होती है, फिर उनका डेथ हो जाता है, फिर 8-10 साल काफी जो है वो शिथिल पड़ जाता है हमारा राज्य निर्माण आंदोलन। फिर से आप देखेंगे रिवाइव होता है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है, AK राय साहब आते हैं, शिबू सोरेन साहब आते हैं। तो इस तरह से जो है वो कहानी आगे बढ़ती है। फिर बिहार सरकार से लड़ाइयाँ होती हैं। लालू यादव साहब इतना तक कह देते हैं कि झारखंड जो है वो हमारी लाश पर बनेगा। आज खुदे मंत्री बना रहे हैं अपने पार्टी का, तो पता नहीं कैसे कैसे बना देते हैं, डायलॉगबाजी कर देते हैं। तो ये सब कहानियां भी जो है वो हम लोग को देखना है। तो कुल मिलाकर के जो है वो 2000 में जो 15 नवंबर को हमारा बनता है राज्य, वहां तक की कहानी जो है वो हम लोग को देखनी है। तो यहाँ एंशिएंट से लेकर के जो है वो 2000 तक का जो इतिहास है, प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के जो है वो सन 2000 यानी आधुनिक काल तक का जो एक झारखंड का विस्तृत इतिहास है, इस पर ही जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे। कई सारे सेक्शन है जहां से क्वेश्चन ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने बताया राजवंश में भी खास करके जो है वो आप देखेंगे कि इनके राजधानी शिफ्टिंग से क्वेश्चन आता है। हर अल्टरनेट एग्जाम में आप देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ से डाल दिया जाता है। उसके बाद स्टेटहुड वाले में भी जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ट्राइबल रिवॉल्ट से जो है वो मस्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब जब इसी में हम लोग ट्राइबल रिवॉल्ट की ही अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ट्राइबल रिवॉल्ट में भी 3 तरह के रिवॉल्ट जो है वो हमें झारखंड में देखने को मिलते हैं। ट्राइबल रिवॉल्ट में क्या 3 तरह के रिवॉल्ट देखने को मिलते हैं? एक तो पहला जो है वो आत्मसम्मान के लिए देखने को मिलता है, यानी कि ये डायरेक्ट जो है वो जो इनके राजा रहे या जो ट्राइबल्स के लीडर रहे उनका जो है वो सम्मान डमाडोल होता है। कहीं अंग्रेज उनको जो है वो अंडरमाइन करते हैं, कहीं पे मुगलों जो है वो उनको अंडरमाइन करते हैं। तो उनमें जो है वो काफी जो है वो पीड़ा होती है इससे कि हम लोग को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करता है, हम लोग को इतना जो है वो नीचा क्यों समझता है। तो एक
फेज आता है जहां पर वो आत्मसम्मान की लड़ाई में जो है वो ट्राइबल्स जो है या यहाँ के सदांस जो है वो इंक्लूड होते जाते हैं। तो एक टाइप का रिवॉल्ट जब आप और बाइफरकेट करेंगे, ट्राइबल रिवॉल्ट को और गहराई से समझेंगे, तो यहाँ पर एक ऐसा लड़ाई होता है जो आत्मसम्मान के लिए होता है, यानी या फिर राजा के सम्मान के लिए होता है। जैसे खास करके अगर हम लोग बात करें तो शुरुआती दौर के जो हमें देखने को मिलते हैं विद्रोह, उन विद्रोहों में जो है वो हमें ट्राइबल रिवॉल्ट में आत्मसम्मान का जो है वो टाइप का रिवॉल्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर ट्राइबल रिवॉल्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये लैंड एलियनेशन से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो है वो NATION, तो लैंड एलियनेशन से जो है वो जमीन से बेदखली शुरू हो जाती है, जिसमें आप देखेंगे कि सरदारी लड़ाई वगैरह का जो है वो आंदोलन हमें देखने को मिलता है। तो एक इस प्रकार का जो है वो आंदोलन देखने को मिलता है। और तीसरा जो है वो कंफ्लिक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो सीधा सीधा आप देखेंगे कि वो जो तीसरा टाइप का जो हमें आंदोलन जो है वो देखने को मिलता है, ये डायरेक्ट आप देखेंगे कि एक सेकेंड, जल्दी जल्दी कनेक्ट करिए। तो तीसरा टाइप का ट्राइबल रिवोल्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये डायरेक्ट जो है वो अंग्रेजों से कन्फ्रंट्रेशन है, डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। तो ये तीन तरह से जो है वो आप इसको बाइफरकेट जो है वो कर सकते हैं। पहला जो है वो आत्मसम्मान की लड़ाई है, दूसरा जो है वो जमीन से रिलेटेड ट्राइबल रिवोल्ट होता है, और तीसरा जो है वो ब्रिटिश को मार भगाने के लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है, जिसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ा भगवान बिरसा मुंडा का रिवोल्ट आ गया। उसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो सिद्धो कान्हू का रिवोल्ट आ गया, यानी कि संथाल विद्रोह आ गया। तो इस तरह का हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि बुद्धू भगत का नाम आ जाता है इसमें। तो ये सब सीधे जो है वो अंग्रेजों की सेना से जो है वो लड़ाई आपको देखने को मिलेगा। हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये लैंड एलियनेशन में अगर हम लोग देखें तो इनको जो वो बेदखली कर दी जाती है, खास करके सरदारी लड़ाई जो आप देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। उसके पीछे जो कहानी होती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर वो जमीन की वापसी के लिए जो है वो विद्रोह करने लगते हैं, वहां पे भी इनको सफलता नहीं मिलती, कोर्ट कचहरी में जाते हैं वहां सफलता नहीं मिलती। तो फिर ये कड़ी जो है वो आकर के जुड़ जाती है कि ब्रिटिश से कैसे जो है वो लड़ाई करना है। उसके बाद इसी तरह जो है वो आप देखेंगे तमाड़ रिवेलियन का भी जो है वो इसी तरह का कुछ कुछ होता है कि वहां के जो राजा होते हैं, जो नागवंशी शासक होते हैं, वो बहुत सारी जमीन जो है वो बाहरी लोगों को जो है वो बेच देते हैं, जिसमें जो है वो आप देखेंगे लंका काउंसिल वगैरह का जो कॉन्सेप्ट आया था, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे कि वहां पर जो है वो एक मीटिंग होती है और वहां पर जो है वो डिसाइड होता है कि अब हम लोग जो है वो विदेशियों को जो है वो या बाहरी लोगों को जो है वो मारेंगे, और वहां पर जो है वो खून खराबा जो है वो शुरू हो जाता है। फिर ये कई फेजेस में 18 वर्षों तक लगभग चलता है, कई किताबों में आपको 15-16 वर्ष भी लिखा हुआ है, तो वी विल डिस्कस लेटर। तो ये जो है वो विद्रोह इस तरह का देखने को मिलता है जहां पे जमीन मुख्य कारण बनता है, जमीन से बेदखली जो है वो मुख्य कारण बनती है। और तीसरा जो है वो आत्मसम्मान का जो होता है, जिसमें आप देखेंगे कि राजा को जो है वो उनके प्रॉपर्टी से जो है वो हटा दिया गया, या डिस्प्लेस करके कोई अपना पपेट राजा जो है वो अंग्रेज बना देते हैं। खास करके रामगढ़ राज्य के साथ ऐसा होता है। तो इस तरह से जो है उसके बाद चेरो वंश के साथ जो है वो इस तरह की चीजों को देखने को मिलता है। पलामू के किला पर अटैक देखने को मिलता है। तो वहां पर जो है वो प्रजा को लगता है कि मेरे राजा के साथ जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है, या मेरे जो लोग हैं उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमें भी जो है वो इसका विद्रोह जो है वो करना चाहिए। तो एक इस टाइप का भी जो है वो विद्रोह हमें देखने को मिलता है। तो मेनली खास करके ट्राइबल रिवोल्ट के अंदर जब आप घुस के पढ़ेंगे तो इस तरह से तीन तरह से आप जो है वो इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, और डिटेल्स में जो है वो इसको हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आंदोलन में आ जाता है। फिर वहीं पे हम लोग अगर बात करें मॉडर्न इतिहास की, जो अगर बात करें मॉडर्न में, तो मॉडर्न में भी जो है वो आपको दो तीन इसके डिवीजन, सब डिवीजन आप देख सकते हैं। एक तो 1857 की लड़ाई अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे शेख भिखारी, ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय जैसे महान जो क्रांतिकारी हैं, वो लोग इस 1857 की लड़ाई से रिलेटेड रहे, जिनके नाम पर आज भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पूरे झारखंड में जो है वो यूनिवर्सिटी से लेकर के बिल्डिंग से लेकर के सब कुछ इन्हीं के सम्मान में जो है वो रखा जाता है। उसके बाद जो है वो गांधीयन फेज आ जाता है। अकेले अकेले गांधी जी अपने आप में एक कहानी है, एक चैप्टर है, एक पूरा सिलेबस है। तो ये गांधीयन फेज में क्या क्या होता है, यहाँ पर जो तीन प्रमुख आंदोलन हुए, गांधी जी ने तीन प्रमुख आंदोलन जो यहाँ पर कर रखे थे, जिसमें कि आपका जो कौन कौन सा आता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है, और उसके बाद जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। इन तीनों मूवमेंट के दौरान झारखंड में ऐसी क्या घटनाएं घटी, इसी के बाद इससे आप आगे बढ़ेंगे तो झारखंड में जो है वो आप देखेंगे कि एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रामगढ़ में।
तो इसकी एक अलग कहानी है कि क्यों रामगढ़ ही क्यों चुना गया, ऐसा क्या कंडीशंस बन गए कि रामगढ़ दामोदर नदी के किनारे जो है वो अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन का कुछ विरोध हुआ, इस विरोध के सहजानंद सरस्वती वगैरह जो है उस विरोध को लीड कर रहे थे, पैरेलल जो है वो चीजें चल रही थी यहाँ पर। फिर कांग्रेस को झारखंड की धरती पर या इसी धरती पर आकर क्यों करना पड़ा, इसके पीछे भी एक थेसिस जो है वो इतिहासकारों ने दे रखा है, तो उसको हम लोग को देखना है। एंड उसके बाद जो है वो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर अदर जो यहाँ पे अदर देन कांग्रेस जो कहानियां चलती हैं, अदर देन दैट मॉडर्न में जो है वो चला कि कई सारे संगठन यहाँ पर खड़े हुए, किसान सभा वगैरह खड़ा हुआ, जो इवेंचुअली रिलेट हो जाता है स्टेटहुड मूवमेंट से। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो हमें मॉडर्न सेक्शन में जो है वो लेकर के चलनी होती है। तो ये जब हम लोग इतिहास को, झारखंड के इतिहास को विस्तृत से देखते हैं, तो हर सेक्शन के अंदर एक सब सेक्शन हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सब सेक्शंस पे भी जो है जैसे जैसे हम लोग लिंक करते जाएंगे एक दूसरे से, कहानियां जो है वो आपको लिंक होती जाएंगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और कई बार आपको जान के आश्चर्य भी लगेगा कि ऐसी ऐसी चीजें जो है वो झारखंड में होती हैं, और ऐसी चीजें हुई और विरोध क्यों ना हो, इस चीज को लेकर के जो है वो आपको आश्चर्य लगेगा। कई सारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट हैं। किसी ने बैटल बिटवीन एक्स एंड हो के बारे में सुना है आपने? ये झारखंड की कहानी है, बैटल बिटवीन एक्स एंड हो, हल और कुदाल के बीच का युद्ध। एनीवन? ये झारखंड के इतिहास का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई झारखंड में हल और कुदाल का युद्ध, इसके बारे में कोई चर्चा कर सकते हैं? कोई बताइए। सौरभ? यस एग्जैक्टली, ये जो है वो पहाड़ियाज एंड संथाल्स के बीच, पहाड़ियाज एंड संथाल्स के बीच की लड़ाई है। एक्चुअली क्या हुआ कि बिफोर दी संथाल रिबेलियन, जो हमारा 1855-56 में जो संथाल रिबेलियन हमें देखने को मिलता है, इससे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि जो संथाल परगना का इलाका है, खास करके जो राजमहल हिल्स का इलाका है, दैट वाज नोन एज सौरिया लैंड। सौरिया लैंड कहा जाता था उसको, उसको जंगल तराई भी जो है वो कहा जाता था। तो उस एरिया में जो है वो पहाड़िया नेचुरल इनहेबिटेंट थे। और पहाड़िया क्या थे? ये लोग जो है वो हंटर एंड गैदरर थे। ये लोग जो है वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे, ये लोग हंटर एंड गैदरर्स थे। और कई बार जो है वो ये लोग लूटपाट की भी घटना को अंजाम देते थे। जो गंगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साहिबगंज से गंगा नदी जो है वो बहती है, तो पहाड़ों से उतरते थे और उधर लूटपाट का भी जो है वो अंजाम देते थे। तो इस तरह से इनका जो है वो हंटर एंड गैदरर जैसा मेनली जो है वो लाइफ चलता था, पहाड़ों के ऊपर रहते थे। इनको पहाड़ों के मैदानी भागों से ज्यादा मतलब जो है वो नहीं हुआ करता था। तो ये वहां पर अपना एक लाइफ जी रहे थे हंटर्स एंड गैदरर्स की तरह। और वहीं पर संथाल जो है, दे आर वेरी गुड एग्रीकल्चरिस्ट। तो इनकी जो है वो कृषि कला, कृषि कौशल जो है बहुत उन्नत कृषि कौशल है। ये लोग क्या किए कि इस जंगल वाले इलाके में, जंगल तराई वाले इलाके में, जिसको आज हम लोग राजमहल का इलाका कहते हैं, राजमहल हिल्स का इलाका कहते हैं, संथाल परगना का इलाका कहते हैं, उस एरिया में जो है वो पेड़ों को काट करके जो है वो लैंड जो है वो कल्चरेबल लैंड बनाते हैं, कृषि योग्य भूमि जो है वो डेवलप करते हैं पेड़ों को काट कर। और ये जो है वो खेती करते हैं, ये जो है वो गैदरिंग का काम करते हैं, और इनके बीच जो है वो आपस में कंफ्लिक्ट जो है वो बना रहता है। एंड दिस कंफ्लिक्ट वाज एक्सप्लॉइटेड बाय क्लीवलैंड, अगस्टस क्लीवलैंड। इसी क्लीवलैंड को जो है वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि बाबा तिलका मांझी ने जो है वो तीर मार दी। क्यों मारा इनको तीर? क्योंकि ये एक अंग्रेजों का सीधा सीधा था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत क्या करते हैं, पहाड़ियों को कई संथालों को यहाँ पर लाके सेटल कराते हैं। पहाड़ियों के बीच में भी कुछ लोगों को जो है वो रिक्रूट कर लेते हैं, उनको सैलरी देने लगते हैं। तो जिनकी धनुर्धरों के रूप में जो है वो, यानी तीर चलाने वाले एक्सपर्ट के रूप में इन पहाड़ियों का जो है नियुक्ति होती है। अब जो लोग उस टीम में शामिल नहीं हुए, उनके बीच, और जो टीम में शामिल हो गए उनके बीच जो है वो फाइनेंशियल डिफरेंसेस आने लगता है, क्योंकि वो तो सैलरीड हो गए, उनको पैसा मिलने लगा, अंग्रेजों का प्रोटेक्शन मिलने लगा, तो वो अंग्रेजों के ताल में ताल मिलाने लगे। वहीं पर संथालों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा के जो है वो एग्रीकल्चर कराया जाने लगा। तो आप देखेंगे कि फिर इनके बीच जो है कंफ्लिक्ट बढ़ा। इसी कंफ्लिक्ट का जो है वो विरोध बाबा तिलका करते हैं, और अंग्रेज जो है वो फिर अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, विलासिता को प्रमोट करते हैं, अंग्रेजी फैशन को प्रमोट करते हैं, बाजारवाद को प्रमोट करते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स
का जो है विरोध जो है बाबा तिलका करते हैं और इसी विरोध में जो है वो इस क्लीवलैंड की जो है वो हत्या भी कर देते हैं। तो इसको हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि फिर एक ऐसा समय आता है जब पहाड़ियों और संथालों के बीच जो है वो कंफ्लिक्ट होने लगता है। ये पहाड़ियां जो है वो नीचे आते हैं, इन सेटल्ड लैंड्स में आते हैं जहां पे इन्होंने एग्रीकल्चर किया, लूटपाट करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो इन दोनों को जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, इस लड़ाई को, इंटरनल लड़ाई को सेटल करने के लिए इन्होंने जो है वो एक कंसेप्ट लेके आया। क्लीवलैंड जो है वो एक कंसेप्ट लेकर आता है जिसको हम लोग जो देखते हैं, जो हटिया का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि संथाल जनजाति में या और भी जनजातियों में हटिया का जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। तो ये हटिया जो है वो यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये हटिया कहां से आया। तो ऐसा ही जो है वो क्लीवलैंड जो है जब एसडीएम रहते हैं इस जंगल तराई इलाके के, अभी वो भागलपुर के ये नहीं बने हैं, भागलपुर के डीएम नहीं बने, उस समय जब इनकी पोस्टिंग हुई तब ये एसडीएम थे इस राजमहल वाले इलाके में। तो जब वहां पे उनकी पोस्टिंग होती है तो वहां पे क्या करते हैं कि एक वीकली मार्केट जो है वो डेवलप करते हैं। वीकली मार्केट जो हम लोग हटिया देखते हैं ना, झारखंड में बड़ा फेमस है, हर जगह आप देखेंगे हटिया लगता है, हटिया लगता है। तो ये संभवतः ये कंसेप्ट यहां से ही डेवलप हुआ हो, संथाल परगना के इलाके में ये यहां से डेवलप हुआ है। तो ये वीकली मार्केट क्या करते थे कि भाई ऊपर से जो पहाड़ पे लोग हैं, पहाड़ों पर जो लोग रह रहे हैं, ये अपने कंद मूल फल जड़ी बूटी ये सब लेके मार्केट में आए, और यहाँ पे जो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट है, संथाल हैं, मलेर हैं, या मेलर भी जिनको कहा जाता है वो लोग हैं, या और जो अदर लोग हैं वो लोग यहाँ पे जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो एक कॉमन मार्केट में जो है वो चीजों को एक्सचेंज करें और फिर ये जो है वो सेटल होकर वापस जो है वापस चले जाए तो चले आए। तो पैसिफाई करने के लिए इस लड़ाई को ऐसी भी चीजें की गई। फिर हिल कॉप्स का गठन किया गया, हिल कॉप्स। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर की गई। इन्हीं सब चीजों में जो है वो आप देखेंगे कि अंग्रेज अपना वेस्टेड इंटरेस्ट रखते थे, तो वहां से जो है वो इनके वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल होते हैं, और इस वेस्टेड इंटरेस्ट से जो है वो फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू होती है। तो कुछ महान लीडर होते हैं, हमारे तिलका जैसे महान लीडर है, जो इस चीज को भांप लेते हैं, अर्ली समझ जाते हैं कि अरे तो हमें ही जो है वो डिवाइड करने का काम कर रहा है। तो वहां से जो है वो पहाड़िया रिबेलियन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो बहुत सारी कहानियां इंटर रिलेटेड होती हैं। फिर उसके बाद अंग्रेज को लगता है कि अब ये पहाड़ियां ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, कैसे क्या किया जाए। तो इनको आउट नंबर करने के लिए हजारीबाग से, बीरभूम से और संथालों को ला करके यहाँ पर बसाते हैं। इनका डाटा है कि एक समय में जो है लगभग 70 के आसपास गांव हुआ करता था, एंड विद इन 10 ईयर जो है वो 1200 से ऊपर जो है वो गांव हो गया। इसका एग्जैक्ट डाटा है, हम लोग जब आएंगे क्लासेस में तो हम लोग देखेंगे इसको। तो इतने गांव जो है वो डेवलप हो गए विद इन अ डिकेड, 10 साल होते होते। तो क्या हुआ, इससे पहाड़ियां आउट नंबर हो गए एंड दे गॉट पुश्ड टुवर्ड्स हिल्स। तो अब वो मैदान की ओर कम और हिल्स की ओर जो है वो ज्यादा चले गए। आज भी जो है वो संथाल्स और पहाड़िया के बीच में जो है वो एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। आज भी जो है वो इनमें यूनिटी जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। आज भी जो है वो इनके बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट है। तो ये चीजें यहाँ पर चल रही हैं। तो इस तरह से इतिहास आता है। उसके पहले फिर आप देखेंगे कि ये पूरा इलाका संकरा स्टेट कहलाता था। पाकुड़ का जो आज इलाका आप देख रहे हैं ये संकरा स्टेट था, जहां की रानी से सर्वेश्वरी के बारे में आपने सुना था। तो संकरा स्टेट था, महेशपुर स्टेट था, उसके बाद हांडवा स्टेट था। ये सारे स्टेट्स थे, बड़े बड़े जो है वो मालिक थे, और इसको जो है वो सरकार लगी हुई थी कि हम इसको सरकारी संपत्ति घोषित करेंगे, कि इस सारे को जो है वो सरकारी संपत्ति घोषित करेंगे। तो यहाँ पर भी जो है वो फिर कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इसी सरकारी संपत्ति घोषित होने के बाद यहाँ पर जो है वो महाजनों का प्रवेश होता है। न्यू क्लासेस जो इमर्ज हुए इंडिया में, नए वर्ग जो भारत में इमर्ज हुए, वो इस वर्ग का भी बनियों का, साहूकारों का, सेठों का, इस तरह के लोगों का जो है वो यहाँ पे एंट्रेंस हुआ। एंड देन यहाँ से शुरू होता है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन, ये एक्सप्लॉयटेशन ऐसा एक्सप्लॉयटेशन है, ये सिर्फ फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं, बल्कि ये फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, रेसिज्म, हर तरह की चीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसका रिजल्टेंट हमें संथाल रिबेलियन के रूप में जो है वो देखने को मिलता है। और पूरे संथाल परगना के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि इसका एक्सटेंशन हमें हजारीबाग से लेकर के जो है वो पूरे संथाल परगना के क्षेत्र में हमें जो है वो देखने को मिलता है। जनरल लॉयड जो है वो आते हैं, इसको पूरी तरह से शांत करते हैं। और भी यहाँ पे जो है वो आते हैं ऑफिसर, अलेक्जेंडर आते हैं, और भी ऑफिसर आते हैं, लेकिन ओवरऑल जनरल लॉयड का रोल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिन्होंने पूरे जीटी रोड की नाकाबंदी कर रखी थी। फिर सिद्धू कानू को जो है वो पकड़ लिया जाता है, फांसी दी जाती है। उसके बाद की जो पूरी कहानी है, इसी में आपको एक आश्चर्य लगेगा, एक और चीजें हैं जो ये संथाल रिबेलियन में एक प्रथा थी जिसको हम लोग कमौती प्रथा कहते हैं। डू यू नो अबाउट इट? कमौती प्रथा, दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर संथाल रिबेलियन, वन ऑफ द मेजर।
कई सारे रीजन थे, एक रीजन नहीं था, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है ये कमौती प्रथा, कोई बता सकते हैं? एनीवन? कोई नहीं, चलिए मैं बताता हूं। ये क्या था कि डेट ट्रैप था, एक तरह से डेट ट्रैप, यानी ऋण जाल जिसे कहते हैं हम। तो क्या होता था कि जो भोले भाले आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, या अदर जो सदांस हैं, वो लोग इन महाजनों के पास जाते थे और इनसे जो है वो ऋण लेते थे। और ये ऋण का जो सूद है, ये सूद इन्हें जो है वो फिजिकल लेबर के माध्यम से पूरा करना होता था। फिजिकल लेबर यानी श्रम के माध्यम से जो है वो इन्हें पूरा करना होता था। जो ऋण है, इस ऋण का जो सूद है, जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को ये कैश में ना दे करके फिजिकल लेबर के रूप में देंगे। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए उन्होंने ऋण लिया, इसका सूद 100 रुपए होता है, तो ये 100 रुपए रुपए में ना लौटा के ये 100 रुपए का खटेंगे। 100 रुपए के वैल्यू का होता है, मान लीजिए एक लेबर आपके घर में आकर खटता है, मजदूरी करता है, तो उसकी दिन भर की मजदूरी अगर 100 रुपए होती है, तो वो इस तरह से जो है वो मजदूरी करके, उसके खेतों में काम करके, उसके घर के जो है वो काम करके, उसका मजदूरी करके, उसके घर बना के, जो भी है, अपने फिजिकल श्रम से जो है वो इस सूद को जो है वो वापस करेगा। एंड ये सूद का जाल, ये ट्रैप ऐसा होता था कि इसके कई जेनरेशन केवल लेबर करते करते जो है वो बीत जाते थे, लेकिन ये सूद जो है वो खत्म ही नहीं होता था। ये सूद ही जो है वो खत्म नहीं होता था। ये इंटरेस्ट ही, प्रिंसिपल अमाउंट भूल जाइए, वो तो कब वापस होगा पता नहीं। ये प्रिंसिपल अमाउंट पे जो सूद है, ये सूद देते देते कई जनरेशन जो है वो खट रहे हैं, बाप खट रहा है, खटते खटते जो है वो उसकी मौत हो गई, उसका बेटा जो है वो खट रहा है, लेकिन इसका ऋण जो है वो पूरा ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह का शोषण जो है वो हो रहा है, और उसके बदले, फिर इस शोषण के बदले जो है वो उनके औरतों के साथ भी जो है वो मिसबिहेव की कई घटना जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो है वो इनके साथ जो है वो मिसबिहेव की कई घटना मिलती है। और इन सारे में बैकहैंड सपोर्ट जो है वो आप देखेंगे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का सपोर्ट मिलता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो विद्रोह भड़का, इतना भयावह विद्रोह भड़का, 60,000 जो है संथाल जो है वो इस रिबेलियन में जो है वो भाग लेते हैं। अंग्रेजों को जो है वो बहुत मशक्कत होती है, इनको जो है वो निर्दयी की तरह जो है वो इनको मारते हैं, इनके गांवों को जला देते हैं, आग लगा देते हैं, लाशों के ढेर लग जाती है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर चीजें आई। तो ये कमौती प्रथा भी जो है वो इसी से रिलेटेड है, इसी संथाल रिबेलियन से जो है वो रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि क्रम में जो है वो हमें एक सीरीज में जो है वो देखते हुए मिलेंगे कि ये जो है वो किस तरह से जो है वो घटना घटती है। तो ये हम लोग आज ऐसे ही एक इंट्रोडक्शन के रूप में जो है वो चीजों को देख रहे हैं कि किस किस तरह से जो है वो किस किस डेप्थ में हमें जो है वो चीजों को पढ़ना है, और कहाँ कहाँ से चीजें जो है वो आई हैं। एक क्रमिक घटना जो है वो घटते चली जा रही है। तो ये बस कुछ ऐसे ही उदाहरण जो है वो हम लोगों ने शुरुआत करने के लिए जो है वो बताए हैं कि किस तरह से जो है वो चीजें आ रही हैं, किस तरह से चीजें जो है वो कवर हो रही हैं, हमें किस तरह से जो है वो मॉडर्न सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, ट्राइबल रिवॉल्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर जो है वो टाइप्स ऑफ रिवॉल्ट, हमारे यहाँ ट्राइबल रिवॉल्ट किस प्रकार से हुए, वहां पे हमें देखना है। यहीं पे देखिए, एक 6th जेपीएससी में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन मेंस में आया हुआ था, 6 जेपीएससी के मेंस में, कि जो है वो सरदारी लड़ाई और बिरसा लड़ाई को जो है वो आपस में लिंक करना था कि कैसे जो है वो उसका प्रीकर्सर रहा है या कहानी रही है। तो आप देखेंगे कि ये एकदम इंटर रिलेटेड ही है। जिस जगह पे सरदारी लड़ाई एंड होती है, उसका अगली कड़ी जो है वो बिरसा मुंडा जो है वो वहां से होल्ड करते हैं और इस आंदोलन को जो है वो आगे लीड करते हैं। तो बिरसा मुंडा के सबसे बड़े आंदोलन का वन ऑफ द मेजर रीजन जो है वो सरदारी लड़ाई जो है वो आता है। और सरदारी लड़ाई के दौरान ही जो है वो आप देखेंगे कि जो हमारा सीएनटी बन के आया है, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, यहाँ पर आप देखेंगे राखल दास जो थे, वो जो है सर्वे कराते हैं, फादर हॉफमैन जो है इसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। दिस ऑल वेयर, यही सरदारी लड़ाई में जो मैंने बताया ना, लैंड एलिनिएशन की समस्या, तो वही क्या होता है कि इसके पहले जो 1830 के आसपास में जो बुद्ध भगत का आंदोलन होता है, तो काफी लोग जो है वो यहाँ पर भाग के चले जाते हैं असम के चाय बागानों में, और वहां पर जो है वो मजदूर के रूप में काम करते हैं। तो आज भी आप देखेंगे कि कई संथाल आदिवासी, मुंडा आदिवासी, उरांव आदिवासी जो है वो असम और दार्जिलिंग वगैरह के चाय बागानों में जो काम करते हैं और वहां सेटल कर गए हैं। आज भी आप देखेंगे, जब याद होगा आपको इलेक्शन, झारखंड में विधानसभा इलेक्शन के दौरान जो चीजें चल रही थी, वहां पे आप देखेंगे कि जेएमएम इस बात को बहुत उठा रहा था
कि झारखंड से पलायन किए हुए आदिवासियों को असम गवर्नमेंट जो है वो कब दर्जा देगी, कब आदिवासी का दर्जा देगी, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम थे वो काफी एक्टिव थे झारखंड में, बहुत ज्यादा जो है वो रैलियां कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, स्पीचेस कर रहे थे, तो उन्हीं से जो है वो ये सवाल पूछा जा रहा था। तो होता क्या है कि जब वहां से ये लोग वापस आते हैं तो देखते हैं हमारी जमीन तो लूट ली गई है, हमारी जमीन हमारी रही ही नहीं है, वो किसी और को दे दी गई है, कोई और उसका जो है वो मालिक हो गया है, कोई और उस पर खेती कर रहा है, तो वो जो है वो वहां पर विरोध करना जो है वो शुरू करते हैं, और उसी में जो है वो सरदारी लड़ाई का फेज होता है। यही चीज इस समय बिरसा जो है वो देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1875 में इनका बर्थ हुआ, तो जब ये सरदारी लड़ाई का अंतिम फेज चल रहा था तो उस समय बिरसा कहीं 15 साल 17 साल इस तरह के युवा, 14 से लेकर 20 साल का इनका टर्म रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इतिहास कहता है कि 25 साल की उम्र में ही जो है वो बिरसा भगवान जो है वो शहीद हो गए थे, या उनको जो है वो हैजा से जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 1875 के पहले जो चीजें चल रही थी या उसके बाद चली, क्योंकि बिरसा मोस्टली एक्टिव होते हैं 1894 के बाद, तो उसके पहले भी ये एक्टिव थे, लेकिन लाइमलाइट में सारा लीडरशिप इनके हाथ में जो है वो लगभग इस समय के बाद 94 95 के बाद जो है वो आता है। तो 75 से लेके 95 अगर हम लोग मान लें तो 20 सालों का, तो 20 साल का एक युवा लड़का अपने गांव को लुटते देख रहा है, अपनी जमीनों को जाते देख रहा है, अपने पूर्वजों को रोते हुए देख रहा है, अंग्रेजों के हाथे पिटते हुए देख रहा है, तो खून तो खौलना था ही। तो ये जो है वो कहानी होती है, और यहाँ से जो है वो फिर उन चीजों को अपने आप जो है वो आगे लेकर के जाते हैं, और फिर अपने आप एक करिज्मेटिक लीडर तो होते ही हैं, और अपने नेतृत्व क्षमता से वो जो है वो बिरसायत धर्म का भी जो है वो प्रतिपालन करते हैं, उसको भी जो है वो स्टैब्लिश करते हैं, और जो है वो उनको झारखंड में जो है वो भगवान का दर्जा जो है वो प्राप्त है। तो ये सारी कहानियां जो है वो चलती हैं, फिर इतना बड़ा 1899 में वो बिरसा आंदोलन को जो है वो लीड करते हैं, और धोखे से उनको जो है वो कहा जाता है कि हैजा से मरे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हैजा जब फैलता है, मेरा इसमें तर्क है कि हैजा जब फैलता है तो कोई एक व्यक्ति को हैजा नहीं होता है। मैंने जो भी सुना है कि हैजा में गांव के गांव मर जाते हैं, तो क्या उस जेल में केवल भगवान बिरसा ही थे, सिर्फ उनको ही हैजा हुआ, और लोगों को उस आसपास में किसी को हैजा नहीं फैला, उस पूरे वीक में, उस पूरे मंथ में किसी को हैजा नहीं हुआ? तो ये सब कई सवाल हैं जो इतिहास में गुम है, ढूंढा जा सकता है, इनका जवाब किया जा सकता है, इस पे अध्ययन। तो जहां तक मैं जानता हूँ यही सुनता था कि जब हैजा फैला है जब भी, तब गांव के गांव जो है वो हैजा में जो है वो